बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे व्यवसाय अध्ययन के चैप्टर नंबर 8 नियंत्रण। मैं धनेश्वर प्रसाद, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा कला भोपाल से। बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे नियंत्रण की सीमाएं। इसके पूर्व की कक्षा में मैंने आपको नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। अब आज पढ़ते हैं नियंत्रण की सीमाएं, अर्थात दोष, कठिनाइयां। कई बार प्रश्न एग्जाम के थ्रू, एग्जाम में या परीक्षा में ये पूछा जाता है कि नियंत्रण की कठिनाइयां बताइए, नियंत्रण के दोष बताइए। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नियंत्रण की सीमाएं, कठिनाई और दोष, ठीक है। आज हम इसे जानेंगे। नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी इसमें निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं, कमियां पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। दूसरा, बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। तीसरा, कर्मचारियों द्वारा विरोध करना। चौथा, खर्चीली प्रक्रिया। पांचवा, विचलनों के मापन में कठिनाई। नोट करिए इसे। नियंत्रण की कठिनाई या नियंत्रण की सीमाएं। नंबर 1, प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। कर्मचारियों द्वारा विरोध, खर्चीली प्रक्रिया, विचलनों के मापन में कठिनाई। ठीक है। प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। प्रमाप निर्धारण करते समय संख्यात्मक प्रमापों का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, किंतु गुणात्मक प्रमापों का नहीं। जैसे किसी कर्मचारी का मनोबल एवं कार्यक्षमता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? कि संख्या को तो हम तय कर लेंगे कि हमें 20 बक्से बनाना है, 50 बक्से बनाना है, 100 शर्ट बनानी है, 100 डिब्बे बनाना है, 100 मोबाइल बनाना है, 30 कुर्सियां बनानी, ऐसे गिनती के तो हम तय कर लेंगे। लेकिन अगर गुणात्मकता की बात हो तो वहां पे हम कैसे तय कर पाए कि किसी कर्मचारी का मनोबल या कार्यक्षमता कैसे निर्धारित होगा। ठीक है ना। तो प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। दूसरा है बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। बिल्कुल सही है। नियंत्रण सिर्फ आंतरिक शक्तियों पर नियंत्रण कर सकता है, अर्थात अपनी संस्था के अंदर। बाहर कैसे नियंत्रण कर सकता है? प्रबंधक द्वारा उपक्रम के अंदर कर्मचारियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, किंतु बाहरी तत्वों पर नहीं। जैसे सरकारी नीति, प्राकृतिक आपदा आदि। आ गया समझ में कि प्रबंध अपने उपक्रम या अपने संस्था, अपने कार्यालय के अंदर तो नियंत्रण कर सकता है, किंतु बाहरी शक्ति जैसे सरकारी नीतियों कब बदल जाए, कब क्या नया फरमान आ जाए, नए तरीके से कार्य करने का आदेश ही आ जाए। दूसरा, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब हुआ बारिश होने लगे, बाढ़ आ जाए, तो उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। तीसरा, कर्मचारियों द्वारा विरोध। प्रायः बंधन में रहकर कोई भी कार्य करना बहुत मुश्किल होता है ना। आपको डांट डांट करके तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, घर में मम्मी करती है ना, तो हमें अजीब सा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है।
वैसे ही कर्मचारियों द्वारा विरोध, आप अपनी मम्मी का विरोध करते हो, मम्मी बार बार मुझे आप मत बोला करो, ये है, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, डांटते हो आप, ये वो विरोध ना। ठीक इसी तरह से कर्मचारियों द्वारा भी नियंत्रण प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। प्रायः नियंत्रण में अनुशासन आवश्यक होता है जिसे कर्मचारी पसंद नहीं करते तथा वे इसका विरोध करते हैं। जैसे आप अपने घर में देर रात से अगर किसी दिन आए, मम्मी ने फटकार लगाई, पापा से शिकायत लगाई, पापा ने फिर क्या हुआ, हाँ, तो इसका विरोध आप करते हो कि अब मैं बड़ा हो रहा हूं, मुझे ये नहीं, ऐसा करना वैसा करना, तो अनुशासन, और जबकि अनुशासन बहुत जरूरी है ना। तो कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। खर्चीली प्रक्रिया, नियंत्रण प्रक्रिया को लागू करने में समय एवं धन का अपव्यय होता है, अतः यह केवल बड़ी संस्थाओं के लिए ही उपयोगी है। बिल्कुल सही है, बड़ी संस्थाओं में नियंत्रण जरूरी भी है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन, बहुत अधिक मात्रा में कार्य, बहुत अधिक मात्रा में कर्मचारी, बहुत बड़े बड़े कारखाने ये सब चलते हैं, तो वहाँ बहुत जरूरी है। छोटी छोटी संस्थाओं में प्रायः बिना नियंत्रण के ही कार्य संपादित हो जाते हैं। यह एक खर्चीली प्रक्रिया है। विचलनों के मापन में कठिनाई, कई बार वास्तविक कार्य परिणामों एवं प्रमापों की तुलना करने पर भी विचलन का पता लगाना कठिन हो जाता है, अतः नियंत्रण प्रक्रिया प्रभावी नहीं रह पाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने तय तो किया है कि 100 डिब्बे बनाएंगे, है ना, लेकिन हमारे बन भी रहे हैं 100 डिब्बे, या फिर ज्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, तो जब हम विचलन का पता लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो उस कार्य निष्पादन में अपना अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में नियंत्रण ध्यान नहीं दे पाता, है ना। तो विचलनों के मापन में भी कठिनाई होती है। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध, आइए अब जानते हैं नियोजन एवं नियंत्रण में क्या संबंध है ना। नियोजन एवं नियंत्रण घनिष्ठ रूप से संबंधित होकर एक दूसरे पर आधारित हैं। नियोजन के अभाव में नियंत्रण संभव नहीं है। नियोजन का कार्य भविष्य के लिए योजना बनाना है और नियंत्रण का कार्य यह देखना है कि योजना का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं। नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नियोजन अलग प्रक्रिया, मतलब नियोजन जो है वो प्रबंध का पहला कार्य है ना। तो नियोजन अलग है। नियोजन में क्या होता है, भविष्य के लिए योजना तैयार करना, और नियंत्रण का कार्य क्या है, यह देखना कि कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब इस बात को समझने के दोनों में क्या संबंध है, इसे जानने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, नियोजन तथा नियंत्रण को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात जहां नियोजन है वहां नियंत्रण जरूर होगा, और अगर नहीं है तो नियंत्रण करना होगा। दूसरा, एक दूसरे के सहायक एवं पूरक, दोनों एक दूसरे के सहायक भी हैं और पूरक भी हैं। भावी योजनाओं का आधार, बिल्कुल सही है, भविष्य की योजना। अगर आपने जो वर्तमान की योजना बनाई उसको कार्य निष्पादन सही तरीके से हुआ तो वही के वही नीति, वही के वही कार्य निष्पादन की प्रक्रिया भविष्य के लिए भी हम कर सकते हैं। अगला चौथा बिंदु है लक्ष्य की पूर्ति, दोनों का उद्देश्य। नियोजन का भी उद्देश्य होता है लक्ष्य प्राप्त करना, नियंत्रण का उद्देश्य भी होता है लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना। एक दूसरे के सहायक एवं पूरक, नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के बिना अपूर्ण एवं व्यर्थ है। दोनों का उद्देश्य उपक्रम को उसके निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों तक पहुंचाना होता है।
ठीक है, एक दूसरे के सहायक एवं पूरक। नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के बिना अपूर्ण एवं व्यर्थ है, मतलब दोनों अलग अलग कर दिए जाए तो वो अपूर्ण रहेंगे और व्यर्थ रहेंगे। दोनों का उद्देश्य उपक्रम को उसके निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्यों तक पहुंचाना होता है। नियोजन तथा नियंत्रण को अलग नहीं किया जा सकता। वास्तविक कार्य निष्पादन की तुलना कर प्राप्त विचलन पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना। भावी योजनाओं का आधार, भविष्य की योजनाओं के लिए नियंत्रण का सहारा लिया जाता है। पूर्वानुमान लगाकर योजनाएं बनाई जाती हैं और यदि पूर्वानुमान में कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसमें आवश्यक सुधार किया जाता है या की जाती है। लक्ष्य की पूर्ति दोनों का उद्देश्य, नियोजन का भी उद्देश्य और नियंत्रण का उद्देश्य। नियोजन और नियंत्रण दोनों ही उपक्रम के साधनों का समुचित विकास एवं उपयोग करते हुए उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव अग्रसर रहते हैं। ठीक है। अभी हमने पढ़ा बच्चों नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। अब हम पढ़ेंगे नियोजन एवं नियंत्रण में अंतर या भिन्नता। ठीक है। नियोजन तथा नियंत्रण में भिन्नता, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान से, हालांकि ये जो टॉपिक है नियंत्रण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा को देखते हुए, इसलिए आप एक एक बिंदुवार जो मैं बताते जा रहा हूँ इसे आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए भी दोनों में भिन्नता है। दूसरा, नियोजन भविष्य के लिए होता है जबकि नियंत्रण भूतकाल के लिए। नियोजन ऊपर से नीचे की ओर जबकि नियंत्रण नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है। इन बिंदुओं के आधार पर आप नियोजन में अंतर बता सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं नियंत्रण की तकनीकी या प्रणाली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणाली, दूसरा नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य प्रणाली। पहला, व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण। व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण। दूसरा, सांख्यिकीय रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन। तीसरा, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण। चौथा, बजटरी नियंत्रण। व्यक्तिगत अवलोकन या निरीक्षण, यह नियंत्रण की सर्वाधिक पारंपरिक विधि है। प्रबंध का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना उसे सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध के ऐसा करने पर प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्तिगत रूप से अपने उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी में है। सही सी बात है, प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि मैं निगरानी में हूं, तो वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसे आप अपने क्लासरूम में, है ना, क्लासरूम का जो क्लास वर्क होता है आप शिक्षक की उपस्थिति में कितने अच्छे से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी भी अपने कार्य को करता है। सांख्यिकीय रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन, सांख्यिकीय विश्लेषण, औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को संस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत करता है, जैसे चार्ट, ग्राफ, सारणी के रूप में। इससे आसानी से संस्था की प्रगति को समझा जा सकता है। प्रतिशत, कितना प्रतिशत कार्य हमारा हुआ, कल तक की तिथि में औसत लगभग कितना हुआ, ये अपन देख पाएंगे,
है ना। और अनुपात कैसे, ये सारी चीजें हम समझ पाएंगे अनुपात से कि इतना अनुपात काम हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना हुआ, है ना, आदि के रूप में प्रबंधकों को सूचना दी जाती है। ठीक है। बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण, यह नियंत्रण की एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग प्रबंधकों द्वारा लागत, आकार तथा लाभों में संबंध का अध्ययन करके करने के लिए किया जाता है। बजटरी नियंत्रण, इस प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रमापों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि पर नियंत्रण करना है। यह बजट एक प्रकार से अनुमानों तथा वास्तविक परिणामों की तुलना करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचलनों का पता लगाकर उनके कारणों को दूर करना होता है। बजट वित्त से संबंधित, मतलब हमारा जो बजट था, इतने हमने प्रमाप निर्धारण में आपको समझाया था कि 100 बक्से बनाने 400 रुपए लगभग, तो जो 400 वो हमारा बजट है, तो उस पर नियंत्रण हम कर सकते हैं कि वास्तव में 400 लग रहा है या 400 से ऊपर जा रहा है हमारा उत्पादन लागत, है ना। तो इस चीज का नियंत्रण द्वारा हम कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। अगर ज्यादा जा रहा है तो कम में हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता तो कम नहीं हो रही, इस बात का नियंत्रण द्वारा पता लगाकर हम बजट नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण की अगली तकनीकी है नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली या आधुनिक तकनीकी। पहला है विनियोग पर आय प्रत्याय। विनियोग पर आय प्रत्याय जो वर्तमान समय में अधिक प्रचलित है। दूसरा अनुपात विश्लेषण, नियंत्रण की आधुनिक प्रणाली में दूसरा है अनुपात विश्लेषण। तीसरा प्रबंध अंकेक्षण, तीसरा प्रबंध अंकेक्षण। चौथा उत्तरदायित्व लेखांकन। पांचवा कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीकी। छठा प्रबंध सूचना पद्धति। विनियोग पर आय प्रत्याय, यह नियंत्रण की आधुनिक तकनीक है। यह पूंजी को प्रभावपूर्ण ढंग से विनियोजन को मापने में सहायक होती है। इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पूंजी पर पर्याप्त लाभ उपार्जन हो रहा है अथवा नहीं। दूसरा है अनुपात विश्लेषण। इस प्रणाली के अंतर्गत यह अनुपात के द्वारा उपक्रम का नियंत्रण किया जा सकता है, जैसे तरलता का अनुपात ज्ञात करके, दूसरा शोधन क्षमता का अनुपात ज्ञात करके, तीसरा लाभदायकता अनुपात ज्ञात करके और चौथा आवर्त अनुपात ज्ञात करके। आप इन अनुपातों का अध्ययन अपने लेखा शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रबंध अंकेक्षण, यह एक प्रकार का संपूर्ण व्यवसाय का समीक्षा है। इसका उद्देश्य प्रबंध की कार्यकुशलता तथा प्रभावशीलता का अवलोकन करना है और यदि कोई कमी पाई जाती है तो भविष्य में उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। उत्तरदायित्व लेखांकन, यह नियंत्रण की ऐसी प्रणाली है जो एक संगठन के विभिन्न विभागों का खंड के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति करके की जाती है। यही वो व्यक्ति होता है जो उस केंद्र की सभी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व केंद्र निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: लागत केंद्र, आगम केंद्र, लाभ केंद्र और विनियोग केंद्र। कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन तकनीकी, इस तकनीकी का संबंध निर्माण से होता है। परियोजनाओं को घटनाओं और क्रियाओं से अलग किया जाता है, फिर उसका सावधानी पूर्वक क्रिया में लगने वाले समय और लागत का विश्लेषण किया जाता है। प्रबंध सूचना पद्धति, यह पद्धति
कंप्यूटर आधारित है। मतलब ये जो तकनीकी हम पढ़ रहे हैं प्रबंध सूचना पद्धति, जो जो सूचना सुलभ कराती है और प्रभावी प्रबंध की निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, हमने नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत इस 2 अध्याय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा। आज हमने नियंत्रण का आशय, नियंत्रण की परिभाषाएं, नियंत्रण की विशेषताएं, नियंत्रण का महत्व, नियंत्रण की प्रक्रिया, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध और अंतर तथा नियंत्रण की तकनीकी, परंपरागत तकनीकी और आधुनिक तकनीकी का अध्ययन किया। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत हैं जिन्हें आपको नोट करना है और उसका उत्तर तैयार करना है। पहला प्रश्न, नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। नोट करिए, नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, नियंत्रण की विशेषताएं समझाइए। दूसरा प्रश्न, नियंत्रण की विशेषताएं समझाइए। तीसरा, नियंत्रण का महत्व स्पष्ट कीजिए। नियंत्रण का महत्व स्पष्ट कीजिए। चौथा, नियंत्रण की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। सीमाएं से मतलब है बच्चों यहाँ भी कठिनाइयां और दोष भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। पांचवा, नियंत्रण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। नियंत्रण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। छठवां, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध समझाइए या स्पष्ट कीजिए। नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। सातवां प्रश्न, नियंत्रण की परंपरागत तकनीकी कौन कौन सी है समझाइए। नियंत्रण की परंपरागत तकनीकी कौन कौन सी है समझाइए। और आठवां प्रश्न, नियंत्रण की आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है स्पष्ट कीजिए। नियंत्रण की आधुनिक तकनीक कौन कौन सी है स्पष्ट कीजिए। और नौवां प्रश्न है, नियोजन एवं नियंत्रण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। नियोजन एवं नियंत्रण में क्या क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस पूरे कक्षा में मैंने आपको समझाया, उन्हीं से निकल कर ये प्रश्न आए। इन प्रश्नों का उत्तर आपको तैयार करना है। चलिए अब अगली कक्षा में आपको और किसी दूसरे टॉपिक पर मैं आपको पढ़ाऊंगा या मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये जो होमवर्क के स्वरूप में या जो आपको ये चैप्टर के अंतर्गत ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के पूरे उत्तर आपको तैयार करने हैं और इन्हें तैयार करिए, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप बहुत अच्छे से सुना आपने इस अध्याय को और खूब अच्छे से आपने इसका अध्ययन किया। अगली कक्षा तक के लिए नमस्कार।